दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जीन पियाजे जी के सिद्धांत के बारे में। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा जीन पियाजे जी के सिद्धांत के बारे में, लेकिन हाँ, इस बार यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं टॉपिक पर अपने। जैसा कि बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जो दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, कि ये सिद्धांत क्या है। दूसरी बात करते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत के जो वे चार चरण कौन कौन से हैं, और इन्होंने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, हम ये भी जानेंगे। और जीन पियाजे जी से संबंधित जितने भी शब्दावलियां हैं उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए, आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जैसा कि बात करते हैं जीन पियाजे जी कौन थे, तो जैसा कि बात करते हैं जीन पियाजे एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे या मनोविज्ञानी थे दोस्तों। कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी थे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगर आपको यूपी टेट देना है तो आपको ये जरूर याद रखना होगा कि ये कहाँ के निवासी थे। तो जैसा कि बात करते हैं जीन पियाजे जी के बारे में बात करते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो कि एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। और जो बाल विकास पर किए गए अपने शोध या अपने कार्यों के कारण ये प्रसिद्ध है। देखिए, ये इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि इन्होंने कोई अलग से कोई काम किया हुआ है, बल्कि अगर देखा जाए तो इन्होंने बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों का विकास कैसे होता है, इस पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया या शोध किया। और जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रसिद्ध रहे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं जीन पियाजे जी के बारे में, कि विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया है, प्रतिपादित किया है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे महोदय ने क्या किया हुआ है कि संज्ञानात्मक पक्ष पर, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे जी ने, यानी कि जीन पियाजे महोदय जी ने क्या किया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए जीन पियाजे जी को क्या कहा गया है, इसलिए जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि आप हमें ये बता दीजिए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ये बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आप किसे बताएंगे, आप बताएंगे जीन पियाजे महोदय जी को ही बताएंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किन किन बातों पर जाना, यानी कि सबसे पहले हमने किन किन पॉइंट्स पर चर्चा किया, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये कहाँ के निवासी थे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। एक कौन थे, हमने आपको ये भी बता दिया कि एक कौन थे, तो ये चिकित्सा मनोविज्ञान वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कहां पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कहां पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
फिर किस पर इन्होंने बल दिया, तो संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने बल दिया या पक्ष पर बल दिया, और जिसके वजह से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। और इसलिए अगर देखा जाए जीन पियाजे जी को विकासात्मक क्षेत्र का क्या कहा जाता है, विकासात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा। यहां तक कि हमने सारी बातें समझ लिया है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक सारी बातें याद हो गई होंगी। अगर आप लोगों को यहां तक सारी बातें याद हो गई हैं तो बिल्कुल आप थंबनेल दीजिए और बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है वो सारी बातें क्लियर है। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, एक बार पढ़िए ना, बार बार मत पढ़िए, एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इसीलिए मैं समय लेकर पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चलिए अब आइए हम बात करते हैं कि संज्ञान किसे कहा जाता है, यानी कि कॉग्निटिव किसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें संज्ञान का मतलब ही नहीं समझ में आता है। देखिए संज्ञान का मतलब होता है जानना, जानकारी का होना या अनुभूति का होना। अनुभूति मतलब समझ रहे नहीं कि फीलिंग का होना, उसे क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। देखिए देखिए जैसे कि बात करते हैं, जैसे आपसे कोई कहता है कि क्या इनके बारे में, जैसे आपने सुना होगा कई बार कि आदित्य योगीनाथ के संज्ञान में ये मामला आया, यानी कि कह सकते हैं उनके जानकारी में ये मामला आया, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड संज्ञान भी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए संज्ञान का मतलब हो जाता है, संज्ञान जो है विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीजों को समझने की, यानी कि संप्रत्ययीकरण। पहले तो ये याद रखिएगा, संप्रत्ययीकरण क्या है, विचारों का निर्माण करना। ये वाली शब्दावली पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा, संप्रत्ययीकरण का मतलब क्या हो जाता है, विचारों का निर्माण करना। फिर उसके बाद है प्रत्यक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो जाता है, देखकर सीखना। ठीक है, आदि जो है मानसिक क्रियाएं हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए संज्ञान जो है, संज्ञान विचार, अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने, चीजों को समझने की संप्रत्ययीकरण और प्रत्यक्षण आदि जो एक तरह से क्रियाएं हैं, वे क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। और इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होता है या विचार पैदा होते हैं, और किसी चीज के बारे में हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, यानी कि पहले ही उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने या समझने की जो कोशिश करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। देखिए संज्ञान का मतलब एक तरह से जानकारी का होना, इतना याद रख लीजिए अगर नहीं याद हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन हाँ दो शब्दावलियां जरूर याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पहली बात है संप्रत्ययीकरण है, संप्रत्ययीकरण का मतलब होता है विचारों का निर्माण करना। दूसरी बात प्रत्यक्षण है, इसका मतलब हो जाता है देखकर सीखना। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या हो जाता है। देखिए ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो जाता है दोस्तों वातावरण के परिवर्तन को ग्रहण करने वाले, वातावरण के परिवर्तन को ग्रहण करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वातावरण के परिवर्तन को, वातावरण जो वातावरण में हो रहे परिवर्तन को ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। अब जैसे कि बात करते हैं ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, जैसे आंख की बात करते हैं, कान की बात करते हैं, नाक की बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं और त्वचा की बात करते हैं। ये सारी ही क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों, ये सारी ही क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार मैं आपको संज्ञान का मतलब समझा देता हूं। देखिए संज्ञान का मतलब हो जाता है, संज्ञान जो है विचार है, कुल मिलाकर एक अनुभूति कह सकते हैं, एक अनुभव है, एक क्या है, अनुभव है। और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब ज्ञानेंद्रियां क्या है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियों हैं। इससे जब ज्ञान प्राप्त करते हैं या चीजों को जो समझते हैं या किसी चीज को, जैसे संप्रत्ययीकरण की, संप्रत्यक्षीकरण मतलब कोई चीजें हम देखते हैं तो उसके बारे में विचार करते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रत्यक्षण करके ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं
उसी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, संज्ञान कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, उसे संज्ञान कहा जा रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इतना याद रखिएगा, जानकारी का होना ही संज्ञान कहलाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इनको याद रखते हैं तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात। इन सभी चीजों, जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, इनके माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे विचार में, सॉरी, हमारे मन में क्या होता है दोस्तों, विचार पैदा होते हैं। और किसी चीज के बारे में हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने मानसिक क्रियाओं के माध्यम से हम किसी भी चीज के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान का मतलब हो जाता है पहले ही किसी के बारे में अनुमान लगा लेना, किसी चीज के बारे में अनुमान लगा लेना, उससे पूर्वानुमान कहा जाता है, ठीक है। और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वही बातें हमने बता ही दिया है कि हम बाह्य जगत को, मतलब जो बाहरी वाली चीजें होती है उसको जानने की जो कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञान कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो संज्ञान का विकास है ना दोस्तों, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि संज्ञान कहां से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा, या संज्ञानात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है शैशवावस्था से। और कब तक चलती रहती है, जब तक कि व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक क्या चलता रहता है, संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो जाता है मानसिक विकास भी होता है। अगर आपको ना पता हो तो संज्ञानात्मक विकास को एक और सरल शब्द में एक और चीजें कहा जाता है, वो है मानसिक विकास कहा जाता है। अब सोचिए एक बार, मानसिक विकास की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, जब शैशवावस्था में बच्चा आता है। और शैशवावस्था का टाइम क्या माना जाता है, तो 0 से लेकर 4 या 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है, शैशवावस्था कहा गया है। तो यहां से प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जब तक कि हमारा जीवन रहता है तब तक हमारा मानसिक विकास होता रहता है। तो वही कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। तो संज्ञानात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है, तो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। जब तक कि हमारा जीवन रहता है तब तक संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, यानी कि मानसिक विकास होता रहता है। मुझे लगता है कि अब आप लोग पूरी तरीके से यहां तक बातें समझ गए होंगे। चलिए अब हमें थोड़ा से आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे की चार वे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। आइए हम पहले ये समझ लेते हैं कि जीन पियाजे जी ने 4 उन अवस्थाओं के बारे में क्या बताया हुआ है, यानी कौन कौन सी वे 4 अवस्थाएं हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं संवेदीय पेशी अवस्था। याद करिए, संवेदीय पेशी अवस्था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी ले चलूंगा। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको हो सकता है सपमू, अब तो याद हो सकता है सपुमू। आप ऐसे याद कर लीजिए, सपुमू। सा मतलब क्या हो जाएगा, संवेदीय पेशी अवस्था। और पा मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रिया। पू मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मुंह का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, एक मिनट फिर से लिख देता हूं। सा, पू, मा और आ की बात करते हैं ना। फिर से एक बार, सा का मतलब क्या हो जाएगा, संवेदी पेशी अवस्था। पू का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और मुंह का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आ का मतलब क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सा पू मु आ, सा पू मु आ। याद कर लीजिए, याद हो गया होगा मुझे लगता है। अब एक बार अपने दिमाग में चित्र बनाइए, एक बार आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग में चित्र उतार लीजिए। सा पू मु आ, सा पू मु आ, सा पू मु आ। एक बार याद कर लीजिए, काम खत्म। सा मतलब संवेदी पेशी अवस्था, तुरंत।
पू मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मु मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आ मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जिसे अंग्रेजी में याद करना है तो वो क्या करें, कुछ नहीं, वो भी सबसे पहले एस को ले, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। फिर उसके बाद पी को ले, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर सी को ले वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ को लीजिए आप तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। SPCF याद कर लीजिए, या हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इसको मत याद करिएगा। हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं ना, इसको मत याद करिएगा, क्योंकि वहां आप जाकर भूल ही जाएंगे। तो आप हिंदी वाला याद कर लीजिए, सा पू मु आ। ठीक है, एक बार थोड़ा से पढ़ने के बाद लास्ट में आप क्या करिएगा, थोड़ा से एक बार अपने आंखों को बंद कीजिएगा और एक बार सोचिएगा सर ने कौन सी ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में, बस उसके बाद आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, अब इसके अवस्थाओं को समझने से पहले आइए अब हम सिद्धांतों को थोड़ा से समझ लेते हैं। मतलब जीन पियाजे जी ने जो अवस्थाएं बताई हुई है, इसको तो हमने समझ लिया, मतलब चारों के नेम तो हमने जान लिया। लेकिन अब आइए हम पहले सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसके बारे में हम आगे हम समझेंगे। चलिए, आइए अब हम पहले समझ लेते हैं जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझ लेते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी के बारे में। देखिए, एक कहते क्या है, सबसे पहले मेन बात तो यही है, एक कहते क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, आइए समझते हैं। एक कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती जाती है। देखिए, जैविक का मतलब हो जाता है बायोलॉजिकल, परिपक्वता का मतलब हो जाता है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, मैच्योरिटी का मतलब ये हो जाता है, जैसे कोई आपसे कहता है कि आज भी आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, मतलब आपके अंदर आज भी परिपक्वता नहीं आई, आज भी आप पूर्ण नहीं है, तो ये वही मैच्योरिटी की बात कर रहा है, यानी कि आज भी आपके अंदर उतना समझ नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब हो जाता है समझ का होना, समझ रहे हैं नहीं? तो मैच्योरिटी का मतलब हो जाता है समझ का होना। तो जैसे जैसे बच्चों में क्या होता है, जैविक परिपक्वता या समझ आती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते जाता है। मतलब जैसे जैसे चीजें उसके समझ में आती जाती हैं, अर्थात जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है और जैसे जैसे चीजें उसके संपर्क में आती जाती हैं, वैसे वैसे चीजों को क्या करता है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते जाता है। समझ में आया कि नहीं? जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं, एक कहते हैं कि देखिए, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है या जैसे जैसे बच्चों में समझ आती जाती है, वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है या जो वस्तुएं वो देखता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाते जाता है अपने दिमाग में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि उनका धीरे धीरे बच्चों का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। क्योंकि धीरे जैसे जैसे चीजों के संपर्क में, सोचिए एक बार, जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था ना, गाय बिल्ली घोड़ा बकरी शेर कुत्ता, यहां तक कि ना तो हमें जाति का पता था, ना तो हमें धर्म का पता था, ना तो हमें देश का पता था, ना तो हमें किसी चीज के बारे में पता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे चीजें हमारे कह सकते हैं टच में आती गई, संपर्क में आती गई, वैसे वैसे हमने हर चीजों का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमने बनाते चले गए। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं जीन पियाजे महोदय। समझ में आया कि नहीं? अब जीन पियाजे ये भी कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सक्रिय होते हैं, मतलब एक तरह से एक्टिव होते हैं और ज्ञान के निर्माता माने जाते हैं, और इन्हें नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, इन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नन्हे वैज्ञानिक के रूप में ही होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ एक प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखिएगा, और प्रश्न ये बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि नन्हा वैज्ञानिक
शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया हुआ है, यानी कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा है बच्चे को, कि बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक के रूप में होता है। फिर समझिएगा, और ये जो नन्हा वैज्ञानिक है ना, ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता होता नहीं है। वो कभी बिल्ली को देखता है तो कभी कुत्ते को देखता है, कभी शेर को देखता है तो कभी भालू को देखता है, कभी क्या, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ देखता है। तो जैसे जैसे चीजें देखता जाता है, जैसे जैसे उसे खोज कह सकते हो, वैज्ञानिक का मतलब होता है खोज करना ना। तो बच्चा है ना, अगर उसने कोई नई चीजें खोजा, देखे जैसे अगर आप देखें तो मेरे हाथ में कह सकते हैं एक रिमोट है। अगर बच्चे ने खोज लिया उसके लिए तो वो चीजें नई होंगी ना। जो चीजें वो खोजता जाएगा, जो चीजें उसके संपर्क में आती जाएंगी, उसी को क्या करेगा, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की वो क्या करते जाएगा, रचना करते जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, जीन पियाजे महोदय कह रहे हैं। फिर से समझिएगा, जीन पियाजे महोदय क्या कह रहे हैं अपने सिद्धांत में, ये कहते हैं कि देखिए, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, यानी कि जैसे जैसे बच्चों में समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में वे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि देखिए, हमारे अनुसार अगर आप देखें तो बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में होते हैं, क्योंकि ये भी हमेशा कुछ ना कुछ नया ही खोज करते जाते हैं। ये भी हमेशा कुछ ना कुछ नया ही खोज करते रहते हैं, और जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं दोस्तों, रचना करते जाते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया, जीन पियाजे जी के बारे में बताया। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं कि ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा शायद, हो सकता है। फिर हमने आपको बताया संज्ञान के बारे में कि संज्ञान किसे कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियां किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रियां आप याद रखिएगा, कई बार आपके दिमाग में आता ही नहीं ज्ञानेंद्रिय शब्द है क्या। कई बार तो आप दिन भर इंटरनेट पर, दिन भर यूट्यूब पर आप सर्च करते रहते, ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हो जाता, आप समझ ही नहीं पाते। देखिए, आपके अंदर एक कमी नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हैं, और जिसकी वजह से सीडीपी में आप क्या कर पाते हैं, 30 में 30 कभी नहीं ला पाते हैं। और हमेशा आप क्या कर पाते हैं, एक तरह से 30 में 25, 20, कोई 15, कोई 10, इतना ही ला पाता है, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्लियर ही नहीं होते हैं। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी बातें के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका आखिर मतलब क्या है। ज्ञानेंद्रिय मतलब समझ में आया कि नहीं, आंख, नाक, कान, जीव, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। फिर हमने आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास को एक और नए शब्द के नाम से जाना जाता है, और क्या कहा जाता है, इसे मानसिक विकास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसिक विकास भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने आपको सिद्धांतों के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया कि वे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, सा पू मु आ, सा पू मु आ, याद रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको सिद्धांतों के बारे में बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि कुछ शब्दावलियों को समझते हैं। सबसे पहले आइए हम समझते हैं संगठन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, यानी कि संगठन किसे कहा जाता है। इनका अपने शब्दों में एक क्या समझाने का प्रयास करते हैं जीन पियाजे महोदय अपने शब्दों में संगठन का क्या मतलब समझाना चाहते हैं। देखिए, हर जगह पर संगठन का अलग अलग अपना अर्थ है। कंपनी में संगठन का एक अलग अर्थ हो जाता है और यहाँ पर इसका अलग अर्थ होगा, ठीक है, बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि आप बच्चों के संदर्भ में चीजें समझ रहे हैं। ये कहते क्या है, देखिए, ये कहते हैं जीन पियाजे महोदय अपने सिद्धांत में कि संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए बच्चे स्कीमाओं को क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। स्कीमाओं को क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, और उन्हीं स्कीमाओं से जोड़ने को, उन्हीं स्कीमाओं को क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो उसी को क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। चलिए फिर से आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, ये कहते हैं संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए कि स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना। जब बच्चे क्या करते हैं, स्कीमाओं को क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। अब आपको स्कीमा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। चलिए पहले मैं आपको स्कीमा समझा देता हूं, तब आपके जीवन के जो संकट है पहले वो कम हो ना। देखिए आइए समझ लेते हैं पहले स्कीमा किसे कहा जाता है। देखिए मानव के दिमाग में यानी कि माइंड में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, ध्यान रखिएगा, मानव के दिमाग में यानी कि बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, ध्यान रखिएगा, पहले से स्टोर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं यही चीजें आप गलत करेंगे। वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति, मतलब जो चीजें पहले से जानते हैं, ठीक है, जो चीजें पहले से जानते हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किसी चीज के प्रति एक धारणा बना लेने को ही क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। जैसे अगर आप देखें मानव शिशु में स्कीमा जो होती है, स्कीमा की जो प्रवृत्ति होती है और प्रतिक्रिया जो होती है वो जन्मजात होती है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्कीमा का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कोई चीजें हम पहले से जानते हैं तो वो तो हमारे पास है ही, यानी कि उसको स्टोर करके हम रखते रहते हैं, और उन्हीं का प्रयोग करके अगर हम किसी चीज के प्रति क्या करते हैं, एक नई धारणा बना लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। जैसे फिर से एक बार समझिएगा, अगर हमें किसी चीज के बारे में पहले से पता है तो हम पहले से स्टोर किए रहेंगे, और उसी को लेकर अगर हम उसी को जोड़कर या उसी को प्रयोग करके आगे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि एक धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। और स्कीमा जो होता है बच्चों में अगर देखा जाए तो इसकी प्रवृत्ति जो प्रतिक्रिया होती है वो जन्मजात होती है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए समझ लेते हैं संगठन के बारे में। देखिए संगठन में क्या कहा गया है, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें जोड़ने को क्या कहा जाता है, स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अनुकूलन किसे कहा जाता है, यानी कि एडॉप्टेशन किसे कहा जाता है। देखिए एडॉप्टेशन का मतलब हो जाता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को अमेरिका में भेज दिया जाए तो वो अमेरिका वाले बच्चे की तरह नहीं बदलेंगे, बच्चे को ही क्या करना पड़ेगा, अमेरिका वालों की तरह बदलना पड़ेगा। अगर तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाया जाएगा। अगर आपको अमेरिका भेज दिया जाए तो अमेरिका वाले हिंदी नहीं बोलेंगे, आपको ही अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो वही है अनुकूलन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो ये क्या है, वातावरण है। और इन्हीं दोनों के संगठन को क्या कहा गया है, मतलब इन्हीं दोनों के संयुक्त चीजों को क्या कहा गया है, सीखना भी कहा गया है। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो लर्निंग के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा चीजें आप यहाँ फोकस मत करिए। चलिए अब आगे चलकर क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। किसको, अनुकूलन को। ध्यान